तो कहानी है किस्सा तोताबाई का। हमीदाबाई अपने गांव में तोताबाई नाम से जानी जाती थी। उनके आगे पीछे कोई न था। मुहावरे में कहें तो आगे नात न पीछे पगाह। लेकिन हमीदाबाई इस बात या मुहावरे को मनसूख करती थी। उनके पास एक तोता था जो उनका सब कुछ था, यानी नाथ और पगाह दोनों। दुख यही था कि 25 साल पहले उनके आदमी की मौत हो गई थी। आदमी यानी बशीर मियाँ बढ़ई थे, दरवाजे और चौखट बनाने काम करते थे। अपने चोखे और टंच काम की खातिर गांव में मशहूर थे। दुर्भाग्य था कि हैजे से उनकी मौत हो गई थी। गांव का डॉक्टर जो उनका खासा मुरीद था, जिसका उन दिनों मकान बन रहा था, बशीर मियाँ ने ही दरवाजे और चौखट लगाए थे। लाख कोशिश के उन्हें बचा न पाया था। खैर, यह पुरानी बात हो गई। हमीदाबाई का बेटा हमीदाबाई को बेटा पालना था। सो आदमी का गम भरमा कर बेटे हसन के साथ जिंदगी के बचे दिन काटने लगी थी। करती भी क्या, तकदीर में जो लिखा था हो गया था। हसन जो अभी अभी तक खेल कूद में लगा था, बाप की मौत पर एकाएक संजीदा हो गया। बाप से जो हुनर उसने खेल 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 में सीखा था, वह रंग लाने लगा और वह बाप से भी अच्छे दरवाजे और चौखट बनाने लगा। चेहरे पर बारीक दाढ़ी मूछ, गोरा चमकता चेहरा, मूछा माथा, बड़ी बड़ी सजीली आंखें, सिर पर कटोरे जैसा टोप, हंसमुख मिजाज, गूंजती आवाज। 25 का हुआ था। शादी की बातें चलने लगी थी कि बस पैर में जंग लगी कील कब चुभ गई कि कुछ पता न चला। कुछ ही रोज में वह चलता बना। हमीदाबाई का सब कुछ लुट गया। जिसके सहारे जिंदगी की नैया खेल रही थी, वह डूब गया। तो बचा ही क्या था। बहुत ही तकलीफ का समय था वह। अपने को खत्म करने के अलावा कुछ सोचता न था। हमीदाबाई न कुछ खाती न पीती, खाट पर हर वक्त ढाल पड़ी रहती। उनके अलावा घर में कोई था भी नहीं। था तो वह तोता जिसका उन्हें ख्याल रखना था। यह तोता हसन लेके आया था। उसी ने ही उसे पाला था। तब वह बोलता न था, लेकिन था बहुत ही चंचल और खूबसूरत। बड़े से पिंजरे में जिसमें झूला था, सीढ़ियां और चांदी जैसी चमकती छोटी छोटी कटोरियां, हर वक्त वह नए नए खेल करता रहता। हसन उसे देख देख कर भारी खुश होता था। हसन की मौत पर पता नहीं क्या हुआ। हमीदाबाई की तरह वह भी टूट सा गया। न बोले न चाले, खाए न पिए, पिंजरे में बेजान सा पड़ा रहता। हमीदाबाई को यह बात साल गई। इंसान को ही नहीं, पंछी तक को अपने संगों के जाने का दुख होता है। उसकी हालत देख देख कर उन्हें तरस आता। ऐसे में तो ये ऐसे में तो वह तोता चल बसेगा, सोचते हुए उन्होंने एक दिन तोते को पिंजरे से निकालकर अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे वह हसन को बैठालती थी, उसे दुलारने और पुचकारने लगी। पूरे बदन पर हाथ फेरने लगी। दुलारने और पुचकारने का सबब था कि तोता एकाएक जैसे दुख से बाहर निकल आया हो। उसने पंख फड़फड़ाए और हमीदाबाई की उंगली अपनी चोंच में भर ली। हमीदाबाई जोरों से चीखी, उंगली छोड़। तोते ने उंगली न छोड़ी। हमीदाबाई को लगा तोता उनके स्नेह का भूखा है। देखो, जरा सा दुलराया कि उसमें जान सी आ गई। गहरे मातृत्व भाव में डूबते हुए उन्होंने तोते से कहा, ठीक है, पकड़े रहा। बस यही क्षण था जिसने हमीदाबाई को दुख तकलीफ से बाहर खींच लिया। वह हसन के शोक से बाहर आ गई थी।
और यह तोता ही उनका सब कुछ हो गया था, नाथ और पगहा दोनों। हमीदाबाई ने तोते का नाम हसन रखा, जिसे वह अच्छे से पहचानता था। पिंजरा होने के बाद भी उसे खुले में छोड़ दिया। हमीदाबाई का कहना था कि बेटे को कहीं पिंजरे में रखा जा सकता है। नहीं, कतई नहीं। हमीदाबाई का सिर हमीदाबाई का सिर, कंधा, पीठ, हाथ, गोद 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 कहे सारा शरीर ही पिंजरा था, जिस पर हसन उछल कूद मचाता था या आंखें मूंदे पड़ा रहता। धीरे धीरे वह खूब बोलने भी लगा था। हमीदाबाई अक्सर उससे पूछती, तेरा नाम क्या है? तोता गर्दन टेढ़ी करता, आगे की बात सुनने के लिए उन्हें एकटक देखता, जवाब देता, हसन। हमीदाबाई निहाल हो जाती, आगे पूछती, मैं कौन हूं तेरी? तोता बोलता, माई। हमीदाबाई उसे छाती से लगा लेती, सिर पर आंचल डालकर अल्लाह ताला से उसकी लंबी उम्र की भीख मांगती। हमीदाबाई उसके लिए तरह तरह के फल लाती। फल खाता तोता बोलता, माई आम दो, मिर्ची दो, हसन भूखे हैं। हमीदाबाई उसे अपने हाथ से खिलाती, बोलती, ले खा मेरे लाल, आम खा, अमरूद खा, अनार खा, गाजर खा, मूली खा, मिर्ची खा। तोते को खिलाते हमीदाबाई को लगता कि वे नन्हे से हसन को खिला रही है और बशीर मियाँ अहाते में किसी खटर बटर में लगे हैं। हमीदाबाई का अहाते से घिरा छोटा सा घर है, जो कबेलुओं से कसा हुआ है। दो छोटी छोटी कोठरियां हैं और उन्हीं के आगे टीन छाया बड़ा सा बरामदा। बरामदे के एक कोने में मिट्टी का बड़ा सा दो मुहा चूल्हा है। चूल्हे के पास ही लोहे का झावा है, जिसमें चमचमाते बर्तन रखे होते। दीवार पर तीन चार पटरे जमे हैं, जिन पर छोटे बड़े डिब्बियों के साथ एल्युमिनियम के बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं। जाहिर है जिनमें रसोई के सामान होंगे। घर को चार दीवारी से घेरा गया है। सामने लोहे के चद्दरों से कसा बड़ा सा फाटक है। फाटक खोलने बंद होने पर भारी चीख चिल्लाहट मचाता। हमीदाबाई फाटक को बुलंद दरवाजा कहती। चार दीवारी के बाएं बाजू पर लकड़ियों के छोटे बड़े कुंदों का अंबार लगा है। दाएं बाजू पर पड़ोसी बलेसर शाह ने मोरी खोल रखी है, जहां से बदबूदार पानी बह बह कर अहाते में चारों ओर फैल रहा है। बरामदे से बुलंद दरवाजे तक आने के लिए बदबूदार पानी कीच के बीच ईंट पत्थर जमाए गए हैं। हसन की मौत के बाद हमीदाबाई ने कुंदों के साथ कोई छेड़छाड़ न की। जो जहां जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। हसन के बढ़ई गिरी के सारे औजार जैसा हसन अंतिम दिन छोड़ गया था, वैसे ही हालत में बरामदे में रखे हैं। हमीदाबाई झाड़ू बुहारी के वक्त भी उन्हें नहीं हटाती। सोचती, हटाने पे उसकी रूह को कहीं चोट न लगे। पता नहीं क्यों उन्हें रह रह लगता कि हसन आसपास ही कहीं गया है। कभी भी आकर वह अपने काम में मशगूल हो सकता है। बरामदे में कुठरिया के दरवाजे के पास ही हमीदाबाई की नेवार की खाट पड़ी है, जिस पर वह घर के कामकाज से फारिग होकर आ बैठती और आसपास मंडराते हसन से बतियाने लगती। उस दिन हमीदाबाई खाट पर बैठी ही थी कि उन्हें रात के सपने का ख्याल हो आया। सपने में उन्होंने देखा था कि हसन कहीं उड़ गया है। वह खोज खोज कर परेशान है, मिल नहीं रहा है। हमीदाबाई हसन के गम में जोर जोर से
छाती पीटती पीटती हैं कि तभी उनकी नींद खुल जाती है। उठकर बैठती हैं तो हसन खाट के पावे पर बैठा था। उठकर उन्होंने हसन को पंजों में भर लिया, रोते हुए छाती से लगा लिया, रह रह चूमती जाती और कहती, मेरे लाल, कितना खराब सपना था, मैं तो डर गई थी, रो रही थी, तू हमें छोड़ के कभी मत जाना। उन्होंने हसन को पावे बैठाया और फर्श पर पसर कर बैठ गई। गीली आवाज में बोली गीली आवाज में उन्होंने हसन से सवाल किया, हसन, क्या तू सच्ची मुच्ची मुझ बुढ़िया को छोड़ के उड़ जाएगा? हसन माँ को एकटक देखता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, माई। तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि नहीं, कभी नहीं। मेरे लाल, तो उड़ा तो समझ ले, मैं अपनी जान दे दूंगी। उस वक्त हमीदा बाई ने पता नहीं क्या सोचकर अपने सपने के सच हो जाने के डर से पिंजरा साफ किया और हसन को उसके अंदर बैठाल दिया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। हसन को पिंजरे में बंद करने का यह पहला मौका था। इसके पहले हमीदा बाई ने हसन को पिंजरे में कभी बंद न किया था। हसन दिन भर हमीदा बाई के इर्द गिर्द मंडराता रहता। हमीदा बाई कभी शौच या सौदा सुलभ को जाती तो हसन उड़ के कबेलू जा बैठता, जहां से वह माई माई की टेर लगाता रहता। हमीदा बाई ने हसन को पिंजरे के अंदर बैठाल बैठाल के पिंजरे के दरवाजा बंद तो कर दिया, लेकिन पता नहीं उन्हें एकाएक क्या सूझा, हसन को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। यह सोचकर कि पिछले 10 साल से जब कहीं नहीं गया तो अब क्यों कर जाएगा। फिर हसन क्या सोचेगा कि बूढ़ी पगला गई है जो उसे पिंजरे में कैद कर रही है। हसन को पिंजरे के ऊपर बैठाल कर हमीदा बाई खाट की पाटी पर बैठ गई, फिर धीरे से पीछे सरक गई। अभी अभी खाना खाया था, उसका मीठा सुरूर था। आलस आने लगा, लेट गई। थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगी। देखा किसी खटके से वह चौंक कर उठ बैठी और अनायास ही हसन पुकार उठी। जब भी उन्होंने हसन कहकर पुकारा, हसन ने तत्काल माई कहकर जवाब दिया। लेकिन इस वक्त जब हमीदा बाई को अपनी पुकार पर हसन का जवाब न मिला तो वह हैरान परेशान हो उठी। हसन हसन पुकारते हुए वह खाट के नीचे देखने लगी, बरामदे में नजर डाली, बाहर निकलकर उन्होंने कबेलू पर नजर डाली। हसन न था। हमीदा बाई घबरा गई, हाथ पैर कांपने लगे, सांसें तेज तेज चलने लगी और रसोई में भागी गई। हसन न था। झावा हटाया, वहां भी नहीं। बाहर अहाते पर नजरें दौड़ाई, खाली पड़ी जगह और कुंदों पर भी हसन न था। चार दीवारी पर भी नहीं, बुलंद दरवाजे पर भी नहीं। हमीदा बाई छाती पीट पीट कर रोने लगी। रोने की आवाज पर आसपास के लोग भागे आए। सभी हमीदा बाई के गम में गमगीन थे। सभी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हसन कहीं जाने वाला नहीं, इधर ही कहीं होगा, परेशान ना हो, आ जाएगा। पंछी कभी कभार बहक जाते हैं, फिर लौट आते हैं। फिर हसन तो घर का बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा। हसन के उड़ जाने पर जहां आसपास के लोग गमगीन थे और हमीदा बाई को सांत्वना देते हुए उन्हें संभाल रहे थे, वहीं पड़ोसी बलेसर शाह भारी खुश हुआ। बलेसर शाह आटा चक्की चलाता था और तेल पिराई का काम करता था। लंबे समय से वह हमीदा बाई के चटकने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उनका
समूचा घर अहाता अपने कब्जे में ले। इस मामले में उसने सरपंच और पटवारी से साठगांठ भी कर रखी थी, लंबी रकम भी दे चुका था और माने बैठा था कि कोई कोई न कोई बहाना होगा और हमीदाबाई छटक जाएंगी। और वह बहाना तोता बनकर आया था जो उड़ गया था, और इस चक्कर में हमीदाबाई के प्राण पखेरु भी कभी भी उड़ जाएंगे। हालांकि अपनी मंशा के मद्देनजर बलेसर ने तोते को मार मार डालने की कई बार योजना बनाई, लेकिन यह सोचकर वह हर बार रुक गया कि पंछी को मारने की क्या जरूरत। हमीदाबाई तो किसी न किसी बहाने खुद निपट जाएंगी। बलेसर साहब 5 फीट का था और काफी मोटा, बड़ी तोंद के बावजूद फुर्त था। हाथ की उंगलियां भालू के पंजों जैसी थी, गर्दन उसकी दिखती न थी, जिससे लगता कि धड़ पर किसी तरह सिर जमा दिया गया हो। आंखें छोटी छोटी मिचमिची थी जो मुश्किल से खुलती थी। सिर पर बारीक बारीक काले बाल थे जो हमेशा कड़ू तेल से सने रहते। सिर खुजलाते हुए वह एकाएक जोरों से हंसा, जिस पर उसकी घरवाली उसे हैरत से देखने लगी। उसने पूछा कि वह हंस क्यों रहा है। इस पर बलेसर का जवाब था कि तू जा मलऊ के यहाँ से बूंदी के लड्डू ले आ और सबको बांट दे। उसने मिठाई बांटने की बात तो कह दी, लेकिन तत्काल पलटा सा खा गया कि कहीं पत्नी उसे गंदे रूप में न ले ले। इसलिए सफाई देता आगे बोला, तेल पिराई में भारी नफा हुआ है, इसकी मिठाई तो बनती है। वह ऐसी खुशी की हंसी थी और कोई बात नहीं। घरवाली बलेसर की नस नस से वाकिफ थी। वह नेक औरत थी, बलेसर को गंदे काम से हमेशा रोका करती थी। बलेसर का सोचना था कि जिंदा रहने के लिए किसी भी तरह से पैसा कमाना गलत नहीं है, किसी को लूटना भी गलत नहीं है, क्योंकि दूसरे भी उसे लूट रहे हैं किसी न किसी तरह। वह घरवाली से हमेशा कहता कि वह उसके काम में टांग न फंसाया करे। वह जो कर रहा है घर गृहस्थी चलाने के लिए कर रहा है। अगर वह चक्की और तेल पिराई में ईमानदारी बरतेगा तो पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। ईमानदारी बरतने के बाद भी लोग उसे बेईमान मानते हैं, तो वह ईमानदार क्यों रहे। दोनों में आए दिन टंटा होता। बलेसर किलकिल से बचने के लिए चुप हो जाता, औरत के आगे नतमस्तक हो जाता, लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आता था। इस वक्त औरत हमेशा हम इस वक्त औरत आदमी की कुटिलता समझ गई थी, इसलिए मलऊ की मिठाई की दुकान पर न जाकर सीधे हमीदाबाई के पास आई। हमीदाबाई उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वह भी रोने लगी। बलेसर ने औरत को गंदी गंदी गालियां दी। छिनाल रो रही है, छाती से लगा रही है बुढ़िया को। औरत जब लौटी, दरवाजे पर सरपंच और पटवारी खड़े थे। आदमी उनके लिए बहुत ही तत्परता से खाट बिछा रहा था। औरत सीधे रसोई में गई और हमीदा बाई को कुछ खिलाने के लिए खटपट करने लगी। औरत थाली में खाना लेकर जब हमीदा बाई के पास पहुंची, हमीदा बाई पछाड़ सी खाई फर्श पर पड़ी थी, छाती पीट रही थी, रो रही थी। सन जैसे सफेद सफेद बाल बिखरे थे, छाती चौपट खुली थी, पैर भी घुटनों तक खुले थे, जिनमें काले पड़ गए चांदी के बारीक बारीक लच्छे थे। औरत को हसन की मौत का ख्याल हो आया। उस वक्त हमीदाबाई इसी तरह पछाड़ खाकर पड़ी रो रही थी। रोते रोते एकाएक हमीदाबाई शांत हो गई। वह झपक गई थी, हल्के खर्राटे भरने लगी।
ये अक्सर होता। हमीदा बाई बात करते करते, रोटी बनाते बनाते या यूं ही बैठे बैठे झपक जाती थी। वह क्षण में झपकती और क्षण में ही झपक से बाहर आ जाती थी। इस वक्त जब वह झपकी, उन्हें लगा कि बलेसर की पत्नी रत्ना आई है। हाथ में उसके थाली है जिसमें उसके लिए खाना है। कितनी नेक औरत है। पूरी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा है। जबकि इसका आदमी बलेसर कितना गंदा है, कितना कमीन है। हर वक्त कुफार बोलता रहता है, ढंग से बात नहीं करता। हसन के अब्बा मरे तो पूरा गांव गम में था, या मुआ खुश था। हसन ने आंखें मीची तो और भी खुश हो गया। क्या चाहता है मुझसे? मेरा रहना मुश्किल किए रहता है। कचरा डालता है, अहाते में मोरी खोल दी है, गंदा पानी जमा होता है, मच्छर और बदबू इतनी कि नाक फटी जाती है। चाहता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, लेकिन क्यों भागूं मैं? यह मेरा घर है, मेरी आराजी है, पुरखों की निशानी। सहसा हमीदाबाई जाग गई। रत्ना सचमुच उनके लिए खाना लिए सामने खड़ी थी। हमीदाबाई भी सूरने लगी, बोली, तो हसन के अब्बा, हसन और तोता हसन से बढ़ के है मेरी बयानी। सचमुच सचमुच तू रतन है, रतन। क्षण भर को वह चुप हुई, फिर रोते हुए आगे बोली, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा लाल। बाज तो नहीं उठा ले गया? बिल्ली तो दुश्मन नहीं होगी उसकी? कहीं उस पाजी तुम्हारे बलेसर ने कोई चाल तो नहीं चली? लेकिन आज तक जब उसने कोई खड़ गड़बड़ न की, तो अब क्यों कर करेगा? मुझे यकीन है, पक्का भरोसा है, हसन को कुछ नहीं होगा। वह जहां भी होगा सही सलामत होगा। यहीं कहीं पेड़ों पर चला गया है। अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता वह। हमीदा भाई जब यह बात रत्ना से कह रही थी, बलेसर सरपंच और पटवारी के लिए खाट बिछा चुका था। खाट पर नया का खाट पर नया लाल कालीन डाल दिया था। दोनों उस पर विराज गए थे। बलेसर उनके सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा, छाती पर दोनों हाथ जोड़े हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। रत्ना ने तीनों को देखा तो सोचा, ये मिस्कॉट में लगे हैं, लेकिन मैं इनकी मिस्कॉट सफल नहीं होने दूंगी। तार तार कर दूंगी। वह भौहें सकोड़े तीनों पर थोड़ी करती घर में घुसी कि पीछे से बलेसर आ गया। वह एकाएक गुस्से में आ गया था। तीखे स्वर में बोला, कहाँ गई थी तू? रत्ना ने पलट कर बलेसर को देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि तू नहीं जानता कि मैं कहाँ गई थी? उसने कोई जवाब ना दिया। तू हद पार कर रही है। बलेसर गुस्से में तमतमा उठा। किसी के दुख में खड़े खड़े होना हद पार करना होता है? रत्ना ने जलती आंखों बलेसर से सवाल किया। यह मदद नहीं है, यह मेरे साथ गद्दारी है। बलेसर बोला तो रत्ना ने आंखें तीखे स्वर में जवाब दिया, मैं मदद और गद्दारी का अर्थ समझती हूँ, तू मुझे मत समझा। बलेसर ने गहरी सांस भरी। यह कमीन मेरी घरवाली है, हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है। औरों को देखो, औरतें जैसा मर्द चाहते हैं उन्हीं का अनुसरण करती हैं। यह यह कुत्ती पता नहीं कहाँ की ईमानदार की नानी बनी है। इससे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। रत्ना बोली, कौन सा सबक सिखाएगा तू? उसने उसे जलती आंखों से देखा। मैं तेरी ब्याहता जरूर हूं, लेकिन तेरी तल्ली नहीं, समझा? बलेसर ने कंधे ढीले छोड़ दिए। दांव बदला, उसे बहकाना चाहा। अरे भाई, तू बात समझती क्यों नहीं? चुनाव का चक्कर है,
सरपंच और पटवारी इसी खातिर मिलने आए हैं दरवाजे पे। मैं सब बात समझती हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं। मैं तुझसे हमेशा यही चाहती हूँ कि ईमानदारी से जो मिले अच्छा, लूट अंधेर मुझे पसंद नहीं। ठीक है, ठीक है, बलेसर ने विनीत स्वर में कहा। मैं किसी लूट अंधेर में शामिल नहीं हूँ, कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, न करूंगा, तू देख लेना। उसने रत्ना की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। रत्ना ने गीली आंखों कहा, उस गरीब का सब कुछ लुट गया, आदमी चला गया, बेटा चला गया, बीड़ी बीड़ी बना बना के तोते के सहारे थी, वह सहारा भी चला गया। ऐसे में उसे उसकी मदद तो गई भाड़ में, तुम उसकी आराजी हड़पने में लग गए हो। वो दोनों लकड़ सूंघे किस लिए आए थे, मुझे पता नहीं है क्या? बलेसर चुपचाप सुन बलेसर चुपचाप सुन तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें यह विचार करवट ले रहा था कि हमीदा बाई के साथ जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन मैं तुझे भी पटरी पर ला दूंगा, समझ ले। बलेसर रत्ना बलेसर का भाव ताड़ गई। नाराजगी में पैर पटकती रसोई की तरफ गई, या सोचती कि तू गंदा आदमी कभी सुधरेगा नहीं। फिर यह सोचने लगी कि जल्दी में उसने हमीदा बाई के लिए खाना पकाया था, पता नहीं उन्होंने खाया या नहीं। उधर हमीदा बाई हाथ में थाली लिए बैठी थी, खाने की तरफ उनसे देखा न गया। पहला कौर वे हमेशा हसन को खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। वाला नहीं है तो वह क्यों खाए, सोचते हुए उन्होंने थाली खाट के नीचे रख दी और बुदबुदाने लगी। खाट के इसी पावे पर हसन बैठा था। इसी वक्त वह झपकी उसी वक्त वह झपकी थी, और बस तभी वह फुर्र हो गया। इसी छाजन के नीचे कई सारे कबूतर फांकते आते हैं, गौरैया आती हैं। हसन कहीं हसन उन्हीं के साथ चहकता हुआ दाना खाता था, कहीं किसी कबूतर फांकते ने उसे बहका तो नहीं दिया और साथ उड़ा ले गया हो। अक्सर सुनने में आया है कि परिंदे एक दूसरे परिंदे की नकल करते हुए उड़ते हैं। मुमकिन है हसन किसी परिंदे के साथ उड़ गया हो। यह सोचते ही हमीदा बाई उठी और उस पावे को छूने लगी जहां उन्होंने हसन को आखिरी बार बैठा देखा था। पावे को छूते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू रिसने लगे और वह बुदबुदाने लगी, जैसे पावे से कह रही हूं, बता मेरा लाल कहाँ गया, बता, तुझे जरूर पता है। एकाएक उन्हें पूरे घर अहाते को फिर से छानना शुरू कर दिया। मुमकिन है उनकी आंख से चूक हो गई हो, और हसन कहीं चुपचाप बैठा हो। उन्होंने खाट के नीचे झांका, छाजन के उस सिरे पर गई जहां चूल्हा जलता था, खाना बनता था और रसोई के सामान रखे थे। पटरों को गौर से देखते हुए उस खूंटी पर नजर गई जिस पर काबा शरीफ की फोटो लटकी थी। आले को देखा जिसमें अचार की बरनियां रखी थी। चूल्हे के पीछे हसन के औजारों को देखते हुए वह छाजन के बाहर आ खड़ी हुई। अब लकड़ियों के कुंदों के बीच उन्होंने उन्हें खोजना था। एक एक कुंदे को गौर से देखते हुए वह बुलंद दरवाजे तक गई। गंदे पानी में आधी डूबी ईंटों पर डगमग पैर रखती एकाएक उन्होंने बुलंद दरवाजा खोला और दरख्तों के पास गई और दूर के दरख्तों के पास गई। हो सकता है हसन हो सकता है हसन उन दरख्तों में कहीं बैठा हो। काफी देर तक वह दरख्तों की एक एक डगाल के बीच हसन को ढूंढती रही। फिर सारे पंछी थे, हसन न था। हमीदा बाई दुखी हो गई।
भारी कदमों से घर लौट आई। खाट पर बैठी थी कि पानी डूबी ईंटों पर पैर जमाती रत्ना आती दिखी। रत्ना ने फिर उनकी दिलजोई की कि हसन इधर उधर कहीं हो गया है, लेकिन लौट कर जरूर आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें रत्ना कही जा रही थी, मगर हमीदा बाई कुछ और सोच रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वह हसन को खोजने के लिए घर से निकलेंगी और उसे ढूंढ कर ही रहेंगी। इसी इरादे से उन्होंने पिंजरा उठाया। हसन को उसमें कैद करने के लिए नहीं, वरन पहचान के लिए, ताकि हसन उन तक आसानी से आ जाए और बुलंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे रत्ना थी। जब वह बुलंद दरवाजा खोल रही थी, सामने बलेसर साहब दिख गया, जो उनके दरवाजे पर कचरा डाल रहा था। हमीदा बाई ने उसे हकारत भरी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो कि मेरे गम में खुशियां मनाने वाले जालिम, तेरा सोचा कभी ना सच होगा। हसन लौटेगा, जरूर लौटेगा, और मैं लेकर आऊंगी उसे। बलेसर ने उनका भाव ताड़ते हुए गुस्से में जमीन पर थूका। हमीदा बाई ने परवाह न की। उन्होंने बुलंद दरवाजा बंद किया। एकाएक उससे चिपट गई, मानो छाती से लगा रही हो। चूमने लगी उसे, जैसे कह रही हो कि फिक्र न करना, मैं जल्द लौटूंगी। एकाएक एकाएक वह पलटी और उन्होंने आसमान की ओर देखा। एक कबूतर उड़ता दिखा तो उन्होंने हसन समझ कर उसे जोरों से पुकारा। पिंजरा सिर के ऊपर उठाया। कबूतर नजरों से ओझल हो गया था, लेकिन हमीदा बाई को लग रहा था कि हसन उनकी आवाज सुन नहीं पाया है। उन्हें और जोर से पुकारना चाहिए। उन्होंने जोरों की आवाज बुलंद की। हसन ने जब कोई जवाब न दिया तो हमीदा बाई पिंजरा लिए आगे बढ़ी। हमीदा बाई पिंजरा लिए पूरे गांव में घूमती फिरी। जब भी कोई पंछी उन्हें दिखता, पिंजरा ऊपर उठाकर वह जोरों की आवाज लगाती, आजा मेरे लाल आजा, देख मैं यहाँ खड़ी हूँ पिंजरा लिए, आजा मेरे हसन। हमीदा बाई को इस तरह देख गांव के बहुत सारे बच्चे कौतुक भाव से उनके साथ हो लिए और सभी हसन हसन की जोरदार आवाज गुंजाने लगे। हमीदा बाई के लिए न समय का बंधन था, न गांव की सीमा का डर, लेकिन बच्चे इसे समझ रहे थे। इसीलिए जब हमीदा बाई गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव में जाने लगी, बच्चे वहीं रुक गए और निराश होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। हमीदा बाई इस गांव से उस गांव और उस गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ती रही। किसी भी पंछी ने उनकी पुकार का जवाब न दिया। दिन, सप्ताह और महीने गुजरे। हमीदा बाई का हौसला बुलंद था। वो थक वो थक कर कहीं भी पड़ जाती। जो भी दयाद्र हो उन्हें खाने को देता, खा लेती। लेकिन दिमाग में हर वक्त हसन बना रहता। ऐसे ही एक दिन जब वह हसन को खोजने के लिए किसी पेड़ के नीचे सो गई थी, एकाएक झटके से नींद खुली तो उन्हें अपने कानों में हसन की पुकार सुनाई पड़ी। अगल बगल देखने लगी, उठ खड़ी हुई और हसन हसन पुकार उठी, लेकिन हसन कहीं नजर न आया उन्हें। वह सोचने लगी कि हसन ने ही उन्हें पुकारा था। कानों में आवाज आई थी उसकी। अभी भी वह मीठी पुकार उनके कानों में बज रही है। झूठी नहीं हो सकती वह। कहीं ऐसा तो नहीं हसन घर पर उनका इंतजार कर रहा हो और वह उसको वीरानी जगह ढूंढ रही हो। अक्सर ऐसा होता है, पंछी घर लौट आते हैं, मुमकिन है हसन घर लौट आया हो। हुलास में भरी हमीदा बाई घर की ओर लौट पड़ी। रास्ते भर वह हसन हसन पुकारती रही, लेकिन जब वे घर के सामने पहुंची तो सन्न रह गईं। वहां तो उनका घर ही न था।
न चार दीवारी, न बुलंद दरवाजा, न लकड़ियों के कुंदे, न टीन छाया बरामदा, न कबेलू जमी कोठरिया। किसी दूसरे ठौर पर तो नहीं आ पहुंची वे। उन्हें एकाएक रत्ना का ख्याल हो आया। वह भी कहीं नहीं दिख रही है। नहीं उसी से पूछती। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो सामने था उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता था। उनके घर को नस्ते-नाबूद कर उस अराजी को टीन की बड़ी बड़ी चद्दरों से चार दीवारी की शक्ल में घेर दिया गया था, जो गहरे लाल रंग की थी। चार दीवारी के बीच में बड़ा सा बुलडोजर था, जो अपना विशालकाय पंजा आसमान की ओर उठाया था। बड़ा सा फाटक था और उसके ऊपर चमकता साइन बोर्ड। या अल्लाह, हमारा घर कहाँ गया? यह सोचते हुए उन्हें किसी अनर्थ के घटित हो जाने का इल्हाम सा हुआ, जिसकी स्याह छाया में सब कुछ उजड़ गया था। कोई बचाने वाला न था। जब हमीदा बाई अपने घर के सामने आ खड़ी हुई थी, बलेसर ने उन्हें देख लिया था। उन्हें देखकर वह तनिक भी विचलित हुआ और न ही उत्तेजित, बल्कि शांत बना रहा। धीरे धीरे चलता, किसी भी स्थिति से निपटने को वह तैयार था। वह उनके पास आया, हाथ पकड़ता बोला, अरे अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? रत्ना, हम सब बेहद परेशान थे तुम्हें लेकर। तुम्हारी तो तबीयत ठीक है? आंखें खोलो। हाँ, ऐसे। क्षण भर रुक कर वह आगे बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा घर तो पीछे है, गली में। हमीदाबाई को अपने घर को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती थी। 50 साल से वहां रह रही थी, लेकिन हुलिया बदल जाने से उन्हें अंदेशा हुआ कि हो सकता है वह गलत जगह आ खड़ी हुई हो। जब बलेसर कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। फिर भी उनके मन में एक सवाल उठा। पूछा, तेरा तो यही घर है, पिराई की कुठरिया भी वही है। अरे अम्मा, ये हमारा दूसरा घर है, यहाँ भी पिराई का काम होता है। चलो उठो तो सही, मैं पहुंचा देता हूँ तुम्हें। कहकर बलेसर ने हमीदाबाई को खड़ा कर दिया और उन्हें आगे बढ़ा ले चला। हमीदाबाई कहती जाती थी, यही यही पीपल का पेड़ है, बरगद का भी पेड़ है, कन्हैया की टपरिया भी यही है। खैर, चल ले चल तू। बलेसर ने उन्हें काफी चलवाया, गली दर गली पार करवा डाली, लेकिन हमीदाबाई अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पा रही थी। जब वे बेतरह थक गईं, हाँफती बोली, बेटा, मुझसे अब नहीं चला जा रहा है, तो मुझे कहाँ हगा ले जाता है? कहती हमीदाबाई जमीन पर बैठ गई। सहसा उन्हें झपक आ गई और वे वहीं लेटकर सो गई। तभी उन्होंने एक सपना देखा, जिसमें वे बुलंद दरवाजा खोल रही थी और कीच भरी ईंटों पर डगमग चलती बरामदे में अपनी खाट के पास आ गई हैं। खाट के पावे पर हसन माई माई कहता उन्हें पुकार रहा है। बेतरह खुशी में भरकर आंसुओं के बीच उन्होंने हसन को छाती से लगा लिया है। धन्यवाद साथियों।